आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। चूंकि अभी जो कंटेस्ट चल रहा है अग्निवीर अग्निपथ, इसके बारे में मैं पहले बोल चुका हूं, लेकिन दोबारा हमको बोलना पड़ रहा है। चूंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय है, इसलिए दोबारा आना पड़ा। और ये स्टार्ट करने से पहले एक शेर है, छोटा सा शेर दुष्यंत जी का है। गौर फरमाइएगा कि जिस तबाही से बचते थे लोग, जिस तबाही से बचते थे लोग, वो शरेआम हो रही है अब। अजमते मुल्क इस सियासत के हाथ नीलाम हो रही है अब। अजमते मुल्क इस सियासत के हाथ नीलाम हो रही है। साथियों, अग्निपथ ये जो स्कीम है, निश्चित रूप से अब अग्निपथ ही हो गई है। अग्निवीरों की जो वैकेंसी, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंडियन मिलिट्री में हो रहा है, इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। आप देखिए, जैसे नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी में रातों रात इंडियन करेंसी को बैन कर दिया गया कि आज से और अभी से इंडियन करेंसी आप सर्कुलेशन में यूज नहीं कर सकते, सर्कुलेशन से बाहर हो। जस्ट लाइक दैट, तीनों सेनाओं की जो ग्राउंड ड्यूटी करने वाले लोग थे, यानी सिपाहियों की जो भर्ती थी, जिस दिन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया उसी दिन से बंद हो गई। आप ये मत समझिए कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग से है, या पहले जो वैकेंसी होती थी उसको छोड़ के ये अलग से वैकेंसियां की जा रही हैं जो अग्निवीरों की है, जो 4 साल के लिए डिप्यूट किए जाएंगे, रिक्रूट किए जाएंगे। ये अलग से नहीं हो रही है, ये निश्चित रूप से सारी वैकेंसियों को बंद करके जो परमानेंट वैकेंसियां होती थी उसको क्लोज करके ये नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। इसी के थ्रू ये ओनली वन वे, केवल एक ही रास्ता है जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं, इंडियन नेवी में जा सकते हैं। ये केवल एक ही रास्ता है। चूंकि मैं बोलना नहीं चाहता इन सब मुद्दों पे, बट बोलना पड़ रहा है कि मोदी सरकार ने जो टारगेट किया कि पहले किसान, दूसरे मुसलमान और अब तीसरी बारी देश के जवानों की है। इन्होंने देश के जवानों के साथ छल करना स्टार्ट कर दिया। इस देश के जो नौजवान हैं, जो इस भारतीय सेना में जाना चाहते थे, भारत मां को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए उस इंटेंशन से जाते थे, उनको ये हट करने का काम ये गवर्नमेंट ने किया। नहीं तो ये स्कीम की कोई जरूरत नहीं थी। साथियों, इस देश में जब मोदी सरकार बनी थी 2014 में, मुझे याद है कि इस देश के एक्स सर्विसमैन के साथ जो रिटायर्ड आर्मी के लोग थे, उनके साथ जो ऑलरेडी जो वर्क कर रहे थे उनके साथ, चूंकि एक ताजपोशी मोदी सरकार की उन्होंने ही करी थी, और ये उनसे वादा किए थे कि हम 1 रैंक 1 पेंशन लेके आएंगे जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। लोगों ने भी इनको वोट दिया, इनकी सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद जो इन्होंने छल देश के साथ किया है, इस राष्ट्र के साथ किया है, ये आपके सामने है। आप देख सकते हैं आज इनकी जो 1 रैंक 1 पेंशन की स्कीम है, नो पेंशन नो रैंक, यानी नो रैंक नो पेंशन में तब्दील हो गई है। इन्हीं सब मुद्दों पे हम एक एक करके बात करेंगे। आप जानते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन का क्या मतलब होता था। चूंकि हमारे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं, आर्मी में रहे हैं, और मैं उनके कष्ट को समझ सकता हूं। वो 1971 में इस देश के लिए बहुत अच्छा योगदान दिए थे। 1971 की लड़ाई में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसका मेडल भी है, और तमाम चीज़ें हैं जो आपको मैं शेयर करूंगा। जनरल मानेक शाह के अंडर में उन्होंने काम किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मैं वैसे व्यक्ति का पुत्र हूं, और उसी के वजह से ये कष्ट, ये जो दुख मुझे हो रहा है, ये आपके सामने मैं व्यक्त कर रहा हूं। और इस चीज़ को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि किसी पार्टी स्पेसिफिक से मैं बिलोंग करता हूं, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हूं। मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से इस बात को मैं कहना चाहता हूं। साथियों, 1 रैंक 1 पेंशन में पहले ये होता था कि जो हमारे सिपाही के लिए रिक्रूट होते थे लोग, उनको रैंक दिया जाता था, जैसे नायब सूबेदार, इस टाइप से रैंक दिए जाते थे, और वो रैंक के हिसाब से उनकी पेंशन जब वो रिटायर्ड होते थे तो उनको आवंटित की जाती थी, दी जाती थी उनको। यदि वो हैं तो ठीक है, नहीं है तो उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ को फैमिली पेंशन दी जाती थी, जिससे वो लाइफ टाइम तक सर्वाइव कर सकते थे। पहले भी
जैसे लोग 15 साल के बाद रिटायर होते थे, 32-34 साल में रिटायरमेंट आ जाते थे। 34 साल में रिटायरमेंट आने के बाद उनके पास बड़ी लाइबिलिटी होती थी। क्यों? कि उनके बच्चे बड़े हो रहे होते थे, पढ़ाई के योग्य हो रहे होते थे, हायर एजुकेशन उस समय लेने का समय होता था और लड़कियों की शादी का समय होने लगता था। तो उस समय बहुत बड़ा बर्डन आता था। वो चैलेंज उनके पास निश्चित रूप से बहुत बड़ा चैलेंज होता था। फिर भी लोग उसको सर्वाइवल के लिए, चूंकि पेंशन होती थी या कहीं जॉब कर लेते थे, तो निकल जाता था सब। बट ये अग्निपथ, ये अग्निवीर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ये निश्चित रूप से ये देश के जवानों के साथ ही नहीं, ये पूरे देश के साथ गद्दारी है। मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ और पूरे दावे के साथ बोलना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से मेरा ये लेक्चर अंतिम समय तक जाने तक आप भी इस बात को बखूबी समझ जाएंगे और आप इसके बारे में स्टडी करिए। मैंने भी स्टडी किया, मैंने भी जाना इसके बारे में, तब मैं आपके सामने ये बात बोल रहा हूँ। नो पेंशन, नो रैंक में, चूंकि रैंक रहेगा नहीं तो पेंशन दी नहीं जाएगी। तो नो पेंशन में क्या होगा? नो पेंशन में ये कह रहे हैं कि ये कंसोलिडेटेड सैलरी देंगे, कंसोलिडेटेड अमाउंट ये पेमेंट करेंगे हर महीने फर्स्ट ईयर में। जैसे 30,000 इन्होंने बोला है कि ये पेमेंट करेंगे। 30 साल में 30,000 में ये बोल रहे हैं कि 21,000 इन हैंड देंगे। 21,000 इन हैंड देने में 9,000 रुपए का डिडक्शन ये मंथली करेंगे। उस 9,000 के बराबर, मतलब ये 9,000 और इसमें गवर्नमेंट भी अपने तरह से देगी और एक फंड बनेगा। उसी फंड का उस 4 ईयर के एंड में जो 11 लाख रुपए का पेमेंट हो रहा है, वो उसी से वो 11 लाख रुपया दिया जाएगा। आप इस चीज को समझने का प्रयास करिए। चूंकि पहले ग्रेचुटी, पेंशन, तमाम ऐसे फंड थे जिसमें कंट्रीब्यूशन होता था और उसी के थ्रू पेंशन दिया जाता था, लेकिन वो सारी चीजें बंद हो गई हैं, सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो इसका मतलब हुआ नो पेंशन, और नो पेंशन का बेस यही है। चूंकि सरकार जब पेंशन फंड देती थी, ग्रेचुटी देती थी, पीएफ देती थी और तमाम ऑप्शन होते थे कि जो डिपॉजिट कर सकता था आदमी, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता था, ये सारी चीजें क्लोज हो गई हैं। आपको एक मुफ्त राशि मिलेगी, उसके बाद ही आपको 4 साल के बाद जब रिटायरमेंट होंगे वो पेमेंट आपको कर दिया जाएगा। तो ये रहा नो पेंशन, नो फंड, नो रैंक, नो पेंशन की बात हो गई। दूसरा है नो क्लास। अब क्लास नहीं रह गया। चूंकि देश में आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, हमने स्टडी किया नो क्लास के बारे में। नो क्लास में पहले क्लास होती थी, जैसे तमाम रेजिमेंट हुई, जैसे राजपुताना राइफल्स, ये रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, तमाम ऐसी रेजिमेंट होती थी जो एरिया स्पेसिफिक के नाम पे रखी जाती थी और वो वहां से उस एरिया स्पेसिफिक के लोगों को रिजर्वेशन होता था इसमें। जैसे राजपुताना राइफल्स में राजपूत ही केवल जाते थे, केवल पंजाब के लोग जाते थे, इस टाइप का भी रेजिमेंट हुआ करता था। अब वो चीज नहीं रहेगा, पूरे कंट्री से, देश की जनसंख्या के हिसाब से उसमें लोगों को लिया जाएगा। चूंकि जब इसके पहले एक बार गवर्नमेंट में फाइल किया, किसी ने सूट फाइल किया कि अब ये चीजें बंद होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने उस पर सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया। इसी गवर्नमेंट ने, मोदी जी की गवर्नमेंट ने 1 साल पहले, उसमें एफिडेविट में इन्होंने बोला कि ये चीज खत्म हो जाएगी जैसे ही, तो वो आर्मी में लोग प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे और लोग प्रॉपर वे में, लोगों के अंदर जो मजबूती होती थी कि एक एरिया के लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो लड़ने का जज्बा और जुनून कम हो जाएगा, तो ये आर्मी के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। आज देखिए गवर्नमेंट अपनी ही बात पे यूं टर्न ले ली, क्योंकि ये क्लास खत्म कर दिए, आर्मी से क्लास खत्म हो गया। हरियाणा के कई ऐसे गांव हैं, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं, पंजाब के कई ऐसे गांव हैं जहां पे एक एक गांव से हर घर से 2-2, 3-3, 4-4 लोग आर्मी में हैं। हर गांव में एक एक शहीद, तमाम लोग शहीद हुए, उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उनके लिए रेस्पेक्ट लोगों के अंदर है। ये सब सारी चीजें आपने खत्म कर दी। चूंकि वो चीज रहेगी नहीं, लोगों के अंदर जज्बा और जुनून आर्मी के लिए डेडिकेटेड वो रहेंगे नहीं, तो वो कर नहीं पाएंगे। ये दूसरी बात थी। चूंकि 4 साल में आप ये चीजें डेवलप नहीं कर पाएंगे लोगों के अंदर, तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। दूसरा चीज, आर्मी में साइज की बात थी, साइज को कम करने की कोशिश की जा रही है। आर्मी का जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नुकसानदायक है। पहले अभी भी जितने सैनिक हमारे पास हैं, हमारे सरहद पे कितने सैनिक डिप्लॉयड हैं, आप देख लीजिए चाइना का आज क्या स्टैंड है। चाइना ने हमारे अरुणाचल, हिमाचल
कि तमाम ऐसे गांव, तमाम ऐसे एरिया को उसने आज ऑक्युपाइड कर लिया है, आज उसने ले लिया। कैसे ले लिया? ये कहीं ना कहीं हमारे देश की कमजोरी है, आर्मी की कमजोरी है। और जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से ये चीजें कंटिन्यू हो रही हैं। ये चीज नुकसानदायक है। आपने लोगों का ध्यान वहां तक जाने ही नहीं दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस पे भी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। तो साइज कम करने से क्या होगा? वॉल्यूम जैसे ही कम होगा तो क्या हम चाइना का मुकाबला कर पाएंगे? क्या हम पाकिस्तान का मुकाबला कर पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम अग्निवीर को और अग्निपथ जैसे स्कीम लाएं तभी हम आज अच्छा कर सकते हैं। हमारी जो सेना है उसको अप टू डेट करके भी हम अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, जैसे मोदी जी जब गवर्नमेंट बनी थी मोदी जी की 2014 से, उस समय हमारे इंडियन मिलिट्री फोर्सेस में, इंडियन आर्मी में 16,500 की वैकेंसी उस समय थी। 16,500 रिक्रूटमेंट करने की उस दिन जरूरत थी। लेकिन उसके बाद से बढ़ते 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 आज बैकलॉग वैकेंसी 1 लाख से ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि बीच में रिक्रूटमेंट किया ही नहीं गया। इन्होंने सारी वैकेंसियां बंद कर दी। आप जाके पोर्टल पे देख लीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं बना के बोल रहा हूं, आपको भी ये जानकारी रखनी चाहिए। तो अभी तक 1 लाख की लैगिंग हो चुकी है। ये वैकेंसी ऑलरेडी आज के डेट में थी। 1 महीने पहले तक की ये इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं कि 1 महीना पहले तक 1 लाख की वैकेंसी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया। पिछले 18 महीने से बिल्कुल रिक्रूटमेंट क्लोज है, हुआ ही नहीं। इवन एयरफोर्स में ऐसा भी हुआ कि फिजिकल हो गया, रिटन हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, बच्चे को केवल अपॉइंटमेंट लेटर भेजना था, आपने ज्वाइनिंग नहीं कराई, उस पर भी आके आज विराम लग गया, रुक गई वैकेंसियां। और उन बच्चों का फ्यूचर कहां जाएगा? आज उनकी सोच, अब वो किस फ्रेम ऑफ माइंड से वो आगे सरवाइव करेंगे, ये भी सोचिए। और क्या आपको लगता है कि जितने लोग, पहले क्या था? पहले ऐसा था कि हर साल 70,000 परमानेंट वैकेंसियां कंप्लीट होती थी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 70,000 वैकेंसी परमानेंट पहले हो रही थी, वो ज़्यादा अच्छा है कि ये अग्निवीरों की वैकेंसी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि जो 70,000 वैकेंसियां थी परमानेंट, उनको बंद करके 12,000 केवल परमानेंट वैकेंसियां हर साल की जाएंगी। और उस पर भी ये शुरू के जो 4 साल है ना, इस 4 साल में 0 परमानेंट वैकेंसी रहेगी आर्मी में। क्यों? क्योंकि आर्मी में 4 साल बाद ही ये रिटायर्ड होंगे। 4 साल बाद जैसे छोड़ेंगे उसके बाद से स्टार्ट होगी। और इनके दावे खोखले हैं। कहते हैं कि हम जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑक्युपाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें हम लोगों को रिक्रूट करेंगे, उनको हम जॉब दे देंगे उसमें। लेकिन क्या ये संभव है? यदि इस गवर्नमेंट का मेन गोल, गांधी क्या किया इन्होंने, मोदी जी ने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, सारी प्रॉपर्टियां ये बेच रहे हैं, सारी अंडरटेकिंग्स यदि आप सेल कर रहे हैं तो आप नौकरी कहां देंगे मोदी जी? बात ही नहीं है। ये दावे खोखले हैं, आप झूठे बवंडर बना रहे हैं और कोई भी चीज नहीं। कहीं किसी को भी जॉब नहीं मिलने वाली है। और मिल भी जाती हैं, यदि 10% लोगों को नौकरी मिल भी जाती है तो 90% लोग बेरोजगार होंगे। और इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है, आप जानते हैं कि 12 पास करके बच्चा वहां पे यदि रिक्रूट होता है तो वहां जाके सबके पास इतना सेंस उनका हाई नहीं होता है कि उस ड्यूरिंग द पीरियड पढ़ाई करेंगे, कि ट्रेनिंग करेंगे, कि आगे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, या रिटायरमेंट आने के बाद वो क्या करेंगे। आप बोलते हैं कि बिजनेस कर लेंगे। कैसे सब लोग बिजनेस कर लेंगे? क्या सबके पास बिजनेस करने की स्किल्स होती है? कि सभी लोग आने के बाद उस 4 साल एक जॉब में बिताने के बाद, एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने के बाद, क्या वो किसी और चीज के लिए स्ट्रगल करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। ह्यूमन बीइंग्स का नेचर होता है ऐसा। और हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम डेवलप ही नहीं है कि बच्चे तैयारी करके तुरंत वो IAS बन जाएंगे या PCS बन जाएंगे या और कोई सर्विस में जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है। और मैं जानता हूं कि किस टाइप के लोग इंडियन आर्मी में जाना पसंद करते हैं। वो बच्चे केवल डेडिकेटेड होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं,
उनका आईक्यू इस लेवल का नहीं होता है कि तुरंत आने के बाद तुरंत जॉब कोई दूसरी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इस चीज को समझिए, और ये दोष है अपने हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम को। तो आप यदि इस टाइप का रिफॉर्म लाते हैं तो सारी जगहों पे ये रिफॉर्म लाइए ना, एक जगह क्यों? इंडियन आर्मी की वैकेंसी क्यों? ये देश के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। दूसरा दलील दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, ये युवा बहुत जो बेरोजगारी के मार से व्यथित हैं, झेल रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये हो ही नहीं सकती, ये लागू हो ही नहीं सकता है। आप कंपेयर करिए इस सर्विस की पुरानी सर्विस के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप की सर्विस आप दे रहे हैं। पुरानी सर्विस 15 साल की सर्विस होती थी। 15 साल के आने के बाद लोग 35 साल, 34 साल, 35 साल की एज में पहुंच जाते थे। उसके बाद उनको जीवन चलाने बहुत आसान हो जाता था, चूंकि वो पेंशन इन हैंड रहता था। उसके बाद दूसरी कोई जॉब मिल जाती थी या घर के काम में तमाम ऐसे सोर्स अवेलेबल हो जाते थे जिससे उनका जीवन चल जाता था। यदि उससे आप कंपैरिजन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अग्निवीर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। दूसरी चीज, यदि गवर्नमेंट कह रही है कि सेनाओं से, आप अभी हमने डिस्कस भी किया कि गवर्नमेंट कह रही है कि सेनाओं से जातिवाद और क्षेत्रवाद समाप्त हो जाएगा। मैं मानता हूं जातिवाद और क्षेत्रवाद आप समाप्त हो जाएगा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उन लोगों के साथ धोखा नहीं है जो तमाम एरिया जहां से एक एक घर से 2-2, 3-3, 4-4 लोग आर्मी में हैं, उस एरिया को किस अनुपात में आप सर्विस देने जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि देश में ऐसी प्रणाली न मत लाइए, आप लाइए, लेकिन उनका विशेष ध्यान होना चाहिए। अब वो किस जज्बे और जुनून के साथ जाएंगे? जो व्यक्ति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के ध्येय से ही इंडियन आर्मी में जाता है, उसको आप हर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके उस जुनून को झटका नहीं है, उसकी उस चेतना को झटका नहीं है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा धोखा है उसके साथ। और कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी में जाने के लिए जो लोगों के पास सेंस होता है, वो सेंस अब नहीं रहेगा। अब उसके हिसाब से लोग जाके सर्वस्व अपना न्यौछावर नहीं कर पाएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप देख लीजिए, यदि ये जिस दिन से ये रूल एप्लीकेबल हो गया तो कितने लोगों को आप परमवीर चक्र दे रहे हैं। नहीं दे पाएंगे परमवीर चक्र। एक स्टडी में आप देखेंगे कि परमवीर चक्र कितने एज में दिया गया। हमेशा 34-35 साल से ऊपर के लोगों को परमवीर चक्र दिया। परमवीर चक्र टेक्निकल नॉलेज के लिए नहीं दिया जाता है कि आर्मी में गए आप और कोई टेक्निकल असिस्टेंस दिया या टेक्निकल कोई ऐसा काम कर दिए, उसके लिए परमवीर चक्र नहीं दिया जाता है। परमवीर चक्र हमेशा शौर्य के लिए दिया जाता है। शौर्य की गाथा गाता है परमवीर चक्र। एक किसी व्यक्ति का वो इस हिसाब से युद्ध में लड़ा, इस हिसाब से उसका युद्ध में कंट्रीब्यूशन हुआ कि एक व्यक्ति 100 लोगों को मारने का काम करता है, या कोई ऐसे स्पेसिफिक काम कर देता है इस सामरिक दृष्टिकोण से कि जो हमारी सेना को और जीत की तरफ अग्रसर करने का काम करता है, वैसे व्यक्ति को शौर्य चक्र, और उस शौर्य से इस ऐसे शौर्य के साथ जब उस सेना में लड़ता है तब उसको परमवीर चक्र और अशोक चक्र दिया जाता है। आज तक 40 परमवीर चक्र दिया गया। उस 40 में 2 या 3 ही ऐसे लोगों को परमवीर चक्र दिया, 2 या 3 लोगों को ही परमवीर चक्र दिया। 2-3 लोग ही ऐसे हैं कि जो 20 से 21 साल के हैं, या 22 साल 23 साल के हैं, या बिलो 25 हैं। और अभी तक जितने लोगों को दिया गया है सब मोर देन 30 ईयर्स के हैं, उसके बाद ही दिया जाता है। तो ये दलील गलत है, और निश्चित रूप से ये डेडिकेशन और ये जज्बा और जुनून कम हो जाएगा लोगों का काम करने का, और वो जाके चाइना के विरुद्ध ऐसे लोगों को आप नहीं लड़ा सकते हैं। मैं कहीं भी इन जवानों पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता, लेकिन ये बखूबी मैं जानता हूं कि जिस व्यक्ति को 2 साल सर्विस करने के बाद अगले 2 साल में उसको नेक्स्ट जॉब पाने के लिए, नेक्स्ट रोजगार पाने के लिए जिसको जूझना है, वो कैसे उस फ्रेम ऑफ माइंड से हमारे सेना को अपना बेहतर दे सकता है, ये भी सोचने की बात है। तो ये धोखा नहीं है तो और क्या है। और आप दलील दे रहे हैं तमाम ऐसी कंट्रीज का कि वहां पे लोगों का, जो हमारे सैनिक है, जो उनके सैनिक है उस कंट्री के, उनका एज कम है, कम एज के सैनिक हैं। तो दूसरे देशों के साथ आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सिचुएशन निश्चित रूप से उनसे अलग है।
वो कंट्री इतने डेवलप है कि वहां कोई आर्मी में जाना नहीं चाहता है। जैसे इजराइल को ही ले लीजिए या और किसी कंट्री को ले लीजिए, लोग आर्मी में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि लोग दूसरे दूसरे रोजगारों में व्यस्त हैं, दूसरे दूसरे कामों में व्यस्त हैं, बिजनेसेस में व्यस्त हैं, तो लोग जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए वहां पे मैंडेटरी सर्विसेज कर दी गई कि हर नौजवान को चाहे 1 साल 2 साल 4 साल आपको आर्मी में देना होगा। वो सर्विस मैंडेटरी है, इसलिए लोग वहां पे जाते हैं। 2 साल 4 साल की शॉर्ट सर्विस का प्रोविजन वहां पे किया गया कि लोग सेना को समय देंगे, इसलिए वहां पे ऐसी स्कीम लाई गई। आपके यहाँ वैसी जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ यदि 100 पोस्ट आर्मी की निकलती है तो 10,000 लोग लाइन में खड़े मिलते हैं आपको। उसके पास ऐसा जुनून और जज्बा होता है। और हमारे कंट्री की सिचुएशन निश्चित रूप से अलग है, तो फिर वैसा करने की जरूरत ही नहीं है आपको। दूसरी बात, सरकार कहती है कि हमारे तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि इस सरकार के विरुद्ध जब सुप्रीम कोर्ट के जजेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका विरोध कर सकते हैं, तो आर्मी के लोगों का क्या है? ये तो बैठे बिठाए हैं उस चेयर पे। आज सरकार चाहेगी कि ये कुर्सी पे नहीं है तो नहीं है। तो सत्ता का भी एक डर होता है। ये सत्ता का डर इन तीनों के अंदर समाया हुआ है। ये तीनों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये तीनों सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, ये मन से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस बात को भी आप समझ लीजिए। तो इस पे ज्यादा इस चीज को समझिए। कई बार दलील देते हैं कि कारगिल कमेटी बनी थी, कारगिल कमेटी ने भी इसका रिकमेंडेशन किया था कि ये इस टाइप की सर्विस स्टार्ट हो, लेकिन इस कारगिल कमेटी कहीं भी ये बात नहीं कहती है कि इतने कम उम्र के लोगों को लीजिए या इस टाइप की चीजों को लीजिए। 20 साल हो गया कारगिल कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिए हुए, आज आपको ध्यान चढ़ा है? क्या ऐसी जरूरी आन पड़ी? मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मंशा सामने आ गई। वो कैलाश विजयवर्गीय टाइप जो लोग हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमको प्रमुखता देनी होगी तो हम इन अग्निवीरों को अपने ऑफिस में बिठाएंगे। क्या आप दरबान पैदा कर रहे हैं? देश का सैनिक दरबान नहीं होता है, वो देश का सच्चा सपूत होता है, वो माँ भारती का सपूत है। वो हाईएस्ट डेडिकेशन के साथ वो सेना में जाता है कि अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। उसके घर परिवार से लोग इस हिसाब से उसको भेजते हैं कि वो अपना सर्वस्व निछावर करने के बाद भी हम गर्व से लोगों का, उस घर का, परिवार का, उस समाज का, उस क्षेत्र का सीना चौड़ा होता है। वैसे डेडिकेशन के साथ लोग आर्मी में जाते हैं। इस डेडिकेशन के साथ नहीं जाते हैं कि आके हम इस पॉलिटिकल पार्टी और तमाम इस देश के जो बिजनेस फैमिलीज हैं उनके प्रमाइसेस का, उनके लोगों का हम रखवाली करेंगे। वो कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, इसके साथ अवॉइड करिए। और मैं पूरे देश से यह आह्वान करना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण इस मुद्दे का विरोध होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि इसको पॉलिटिक्स से ऊपर उठा के देखिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मैं आह्वान करता हूं कि इसका विरोध करें। नहीं तो ये केवल अदर पार्टियों के साथ नहीं, देश के और लोगों के साथ नहीं हो रहा है, ये आपके बच्चों के साथ भी होगा, आपके परिवार के साथ भी होगा। तो इसमें आप भी साथ आइए। मैं तो पूरे देश के साथ हूं कि शांतिपूर्ण इसका विरोध होना चाहिए और सरकार को इस स्कीम को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्कीम की आवश्यकता इस देश को नहीं है। इस देश को जरूरी है अच्छे बजट की। मोदी जी ने सुरक्षा बजट क्यों नहीं बढ़ाया? मिलिट्री बजट क्यों नहीं बढ़ाया? 16% से टोटल बजट 16% से कम होकर 14% हो गया। ऐसा क्यों किया आपने? आप जो ये एक्सपेंडिचर है, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, उसको बढ़ाते। सुरक्षा की जरूरत है, उसके साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? कॉस्ट कटिंग, आप बोलते हैं कि कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। कितनी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं? अरे आप ठीक है 15 साल की सर्विस थी, आप 12 साल की सर्विस कर देते, 10 साल की सर्विस कर देते, कॉस्ट कटिंग आपकी हो जाती। आपको एक्स्ट्रा बर्डन जो सैलरी का आता वो नहीं आता। और क्या आपको लगता है कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में सारा रिक्रूटमेंट कर लेंगे? कभी नहीं होगा। 10% से ज्यादा ये रिक्रूट कर ही नहीं पाएंगे। यदि आप समझते हैं कि आप बिजनेसमैन हैं, आप समझते हैं कि जॉब वाले हैं, आप समझते हैं किसी और सेक्टर में काम करते हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट नहीं हैं,
मैं तो कहता हूँ सभी को इसका विरोध करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप आर्मी से कोई मतलब नहीं है, किसान से कोई मतलब नहीं है, तो आपका भी समय आएगा जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इन नौजवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। पूरे देश को अपने तन मन धन से इसमें आगे आना चाहिए और इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और विरोध शांतिपूर्ण होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अहिंसा, ये सबसे बड़ी चीज, हथियार हमारे गांधी जी ने दिया था, परम पूज्य बापू ने दिया था। अहिंसा से हर आंदोलन को जीता जा सकता है। हिंसा से किसी भी आंदोलन को जीता नहीं जा सकता। हिंसा से सारे आंदोलन दफन हो जाते हैं, उसको कोई नहीं जानने वाला होता है। अहिंसा के पथ पे चल के इसको पूरा पुरजोर विरोध आप करिए। सभी के साथ आइए, इन नौजवानों के साथ आइए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी को प्रणाम, मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।